गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक वीडियो लेकर। और वीडियो का जो टॉपिक है वो है फेडरलिज्म, इसे हिंदी में संघवाद कहते हैं। एक वीडियो इस विषय पर पहले भी बना के आपको भेजा जा चुका है। इस वीडियो में हम संघवाद के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो पर्सपेक्टिव होगा वो होगा भारतीय संघवाद, इंडियन फेडरलिज्म। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने फेडरलिज्म की या फेडरल गवर्नमेंट की कुछ विशेषताएं, कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई थी, और उन विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं को इस वीडियो में भारतीय संदर्भ में दोहराया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा कि किस तरह से भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषताएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और किस तरह से भारत का जो संघ है या भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो काम करती है। इस वीडियो में जो मुख्य विषय होगा वो है कि भारतीय संघवाद कैसे काम करता है। हाउ डज इंडियन फेडरलिज्म फंक्शन? भारतीय संघवाद अथवा भारतीय संघीय सरकार कैसे चलती है अथवा कैसे कार्य करती है। क्योंकि हमारे यहाँ भी फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ भी भारतीय संघ व्यवस्था है, संघवाद है, तो वो संघवाद यहाँ काम कैसे करता है। और संघवाद का सीधा सा जो अर्थ है वो एक ऐसी शासन प्रणाली से है जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, जिसमें दोहरा शासन होता है, और वो शक्तियों का जो विभाजन है वो एक लिखित संविधान के द्वारा किया जाता है। तो आइए कि हम किस तरह से इसको समझें कि भारत का संघवाद कैसे काम करता है। तो ये जो संघवाद काम करने के जो तरीके हैं, जो इसके कुछ बेसिक जो मेथड हैं, तरीके हैं, वो तरीके इसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई भारत का जो संघ है उसमें वर्तमान में 28 स्टेट्स यानी 28 राज्य शामिल हैं, प्लस 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज का मतलब संघीय प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इन 28 स्टेट्स को मिलाकर और 9 स्टेट्स को मिलाकर ये इंडिया बनता है, भारत बनता है। तो ये भारत एक संघ है जो कि होल्डिंग टुगेदर वाले सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि भारत के संघ का निर्माण जो हुआ है उसमें केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां राज्यों को दे करके हुआ है। यहाँ पर संघ का निर्माण कुछ राज्यों ने अपनी मर्जी से नहीं किया कि उन्होंने एक समझौता किया और समझौते के तहत एक संघ का निर्माण हो गया। यहाँ केंद्रीय सत्ता के द्वारा कुछ शक्तियां राज्यों को सौंप दी गई, और चूंकि हम जानते हैं कि सत्ता का बंटवारा ही संघवाद है, सत्ता का विभाजन ही, शक्तियों का विभाजन ही संघवाद है। तो भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित ढंग से काम करती है। सबसे पहले भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये शक्तियों का विभाजन, जिसको हम डिवीजन ऑफ पावर्स कहते हैं अंग्रेजी में, इनको 3 सूचियों में अलग अलग बांट दिया गया है। कुछ जो विषय हैं उन विषयों को 3 अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है, और ये जो 3 सूचियां हैं वो हैं एक संघ सूची जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, दूसरी है राज्य सूची जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं, और तीसरी है समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इन तीनों सूचियों का अपना महत्व है। सबसे पहले जो संघ सूची है वो अति महत्वपूर्ण सूची है, और उसमें अति महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उन्हें संघ सूची या केंद्रीय सूची में डाला गया है, यूनियन लिस्ट में डाला गया है।
और जो इसके प्रमुख विषय हैं उनमें शामिल है मुद्रा, जिसको हम करेंसी कहते हैं। भारत में जो मुद्रा है वो भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा छापी जाती है और उसका संचालन जो है वो रिजर्व बैंक करता है। तो मुद्रा और रिजर्व बैंक भारत सरकार के अधीन है, संघ सूची के विषय हैं। बैंक, जितने भी बैंक हैं भारत के अंदर जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनकी व्यवस्था भी केंद्र सरकार करती है। उनसे संबंधित कानून, उनसे संबंधित जो नियम है वो केंद्र सरकार बनाती है ना। बीमा, जिसको हम इंश्योरेंस कहते हैं, ये भी संघ सूची का विषय है। रेल है ना, हवाई जहाज जिसको हम एयरपोर्ट कहते हैं, हवाई अड्डे, ये जितने महत्वपूर्ण विषय हैं सभी के सभी राज्य संघ सूची में डाले गए हैं, संघ सूची में शामिल किए गए हैं। और संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र को है अथवा संसद को है। संसद क्या है? वो केंद्र सरकार का एक अंग है, केंद्र सरकार का एक भाग है संसद। तो संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है संघ सूची के सभी विषयों पर। दूसरा जो विषय है या दूसरी जो शक्तियां हैं वो राज्य सूची में शामिल की गई। इस राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। रीजनल लेवल के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। और इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार या कोई नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, राज्य की विधान पालिकाओं को है, राज्य के गवर्नर, राज्यपाल को है। और इस सूची में जो महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं उनमें कृषि है, एग्रीकल्चर, पुलिस, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो राज्य महत्व के हैं, राज्य के से संबंधित हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और इसलिए इन्हें राज्य सूची में डाला गया है, क्योंकि ये क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं। तीसरी महत्वपूर्ण सूची है, कुछ ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों महत्व के हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो विषय हैं राज्यों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, राज्यों से संबंधित नहीं है या फिर केंद्र से संबंधित नहीं है। ये दोनों से संबंधित विषय हैं। दोनों को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के में जो विषय दिए हुए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के बनाए गए नियमों या कानूनों में कोई विवाद हो जाए तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा अथवा संसद द्वारा बनाया गया कानून ही महत्वपूर्ण होता है, वही प्राथमिक होता है और राज्य द्वारा बनाया गया कानून रद्द हो जाता है। तो इस तरह से इस सूची के अंदर जो प्रमुख विषय है वो शिक्षा है, एजुकेशन। अब एजुकेशन तो दोनों के महत्व का है, केंद्र सरकार के महत्व का भी है और राज्य सरकार का भी है। वन है, ये भी दोनों के महत्व के हैं। ट्रेड यूनियंस हैं, ये भी दोनों के महत्व के। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कॉमन यूज के हैं या कॉमन इम्पोर्टेंस है, उनका समान रूप से केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे विषय भी रह गए जो इन तीनों सूचियों में नहीं जोड़े जा सके और वो भविष्य के लिए छोड़ दिए गए कि आने वाले समय में कुछ जो ऐसे विषय आएंगे जो वर्तमान में इन तीनों सूचियों में से किसी भी सूची के अंदर नहीं है। उन विषयों को रेजिडुरी पावर्स कहा जाएगा या अवशिष्ट शक्तियां कहा जाएगा और उन अवशिष्ट शक्तियों पर सरकार बनाने का, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा, संसद को होगा। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन करके, स्पष्ट विभाजन करके हमने अपनी संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाया है और ऐसे
किसी भी संभावना, ऐसी किसी भी संभावना को हमने निरस्त कर दिया कि जिससे कि कोई टकराव हो जाए किसी विषय को लेकर के, किसी शक्ति को लेकर के, क्योंकि शक्तियों का हमने स्पष्ट विभाजन किया है। इसके तहत ही कि हमारी संघ व्यवस्था कैसे काम करती है, इसमें जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कदम हमने उठाया है वो है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण करके भी हमने अपने संघवाद को या अपनी संघीय सरकार को या संघीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम किया है। विकेंद्रीकरण करके हमने अपने संघीय व्यवस्था को सुचारू बनाया है। अभी विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण का सीधा सा अर्थ है, इसको अंग्रेजी में डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, सेंट्रलाइजेशन का उल्टा है डिसेंट्रलाइजेशन, अर्थात केंद्रीकरण का उल्टा है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण जहां समस्त शक्तियां केंद्र के हाथ में हों तो वो केंद्रीकरण कहलाता है, और उसका उल्टा विकेंद्रीकरण है कि कुछ शक्तियां केंद्र से लेकर राज्यों अथवा स्थानीय सरकारों को सौंप दी जाती है या प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। इस विकेंद्रीकरण के सपने को या इसको हम बिल्कुल इसे मूल रूप देने के लिए या इसको मूलत रूप देने के लिए हमने 2 तरह की एक व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, जिसे हम स्थानीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और इस स्थानीय शासन प्रणाली के हमारे 2 स्तर हैं, एक ग्रामीण है और दूसरा शहरी है। हमारे भारत जो है गांवों और शहरों का देश है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे गांव भी हैं और बहुत सारे शहर भी हैं, इसलिए दोनों जगह की अपनी अपनी समस्याएं हैं। दोनों स्थानों की जो है अपनी विशेषताएं हैं। उनको ध्यान रखते हुए हमने विकेंद्रीकरण प्रोसेस के तहत, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के तहत स्थानीय शासन को अपनाया। यानी स्थानीय शासन, विकेंद्रीकरण का एक वास्तविक जो अर्थ है वो स्थानीय शासन को मजबूत करना, स्थानीय शासन को प्रोत्साहित करना ही है। तो हमारी जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वराज है, वो उसके 2 अंग हैं। पहला है ग्रामीण और दूसरा है शहरी। ग्रामीण स्वशासन जिसको हम कह सकते हैं या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसको हम कहेंगे, तो इसके 3 भाग हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। ये ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है त्रिस्तरीय है, इसके 3 स्तर हैं। सबसे ऊपर जिला स्तर है और जिला स्तर पर जो इकाई है स्थानीय शासन की वह है जिला परिषद। जिला स्तर पर पाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पाई जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं ये कि जिला स्तर पर कौन सी इकाई पाई जाती है, जिला परिषद। ऐसे ही दूसरे लेवल पर पंचायत समिति पाई जाती है जो कि ब्लॉक लेवल पे पाई जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाई जाती है, ये ब्लॉक लेवल पे पाई जाती है। और जो तीसरी है सबसे नीचे के जो स्तर पर पाई जाती है जिसे हम ग्राम स्तर कहते हैं, विलेज। ठीक है, ये गांव में पाई जाती है, ये गांव में पाई जाती है। तो इस तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। सबसे ऊपर जिला परिषद है, बीच में पंचायत समिति है और सबसे नीचे ग्राम पंचायत है। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, जिला परिषद के कार्य बताइए, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है उसके कार्य बताइए। ऐसे ही ग्राम पंचायत, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ग्राम पंचायत का है कि ग्राम पंचायत की रचना, मतलब ग्राम पंचायत कैसे बनती है और वह क्या प्रमुख कार्य करती है, उसके क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनका वर्णन कीजिए। इसी तरह से दूसरा जो हिस्सा है हमारे देश का वह है शहरी क्षेत्र। अब शहरी क्षेत्र के लिए भी स्थानीय सरकार बनाना जरूरी था ताकि उनको भी शासन के कार्यों में प्रतिनिधित्व मिल सके, उन्हें अपने स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में उनकी भागीदारी
सुनिश्चित हो सके और उन्हें आगे शासन कार्य चलाने का प्रशिक्षण मिल सके। तो इसके लिए शहरी स्थानीय स्वशासन को हमने अपनाया। इसके भी 3 अंग हैं, 3 भाग हैं। जो बड़े शहर होते हैं इनको महानगर कहते हैं, वहां पर नगर निगम होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली है, हमारे फरीदाबाद में, हरियाणा का जो फरीदाबाद है उसमें भी गुड़गांव है, वहाँ पर नगर निगम पाए जाते हैं, बड़े शहर हैं। दूसरे लेवल पर जो छोटे शहर होते हैं, यानी जो महानगर से छोटे नगर हैं, वहाँ पर नगर परिषद पाई जाती है। और तीसरे लेवल पर वह क्षेत्र आते हैं जो अभी नगर बनने की प्रक्रिया में है, वो अभी पूरी तरह से नगर नहीं बने हैं या बहुत छोटे स्तर के नगर हैं, वहाँ पर नगर पालिका पाई जाती है, जिसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। तो इस तरह से यह भी नगरों या शहरों के आकार के अनुसार इस तरह की व्यवस्था यहाँ की जाती है। बड़े शहरों में, बड़े नगरों में, जिनको महानगर कहते हैं, वो नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो इससे छोटे जो नगर होते हैं वहाँ पर नगर परिषद, जिसको हम म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, और ये म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। इसी तरह से संघीय व्यवस्था के संचालन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उस संघीय व्यवस्था को बहुत ही सुचारू बनाता है, वो है केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना? तो केंद्र और राज्य के संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये समन्वय है तभी तो हमारी संघीय व्यवस्था काम कर रही है, अन्यथा संघीय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी होती, हमारी जो शासन प्रणाली है वो समाप्त हो चुकी होती और कोई नई शासन प्रणाली बन चुकी होती। तो ये समन्वय हमने कैसे बनाया है, इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ कदम उठा रहे हैं हम। नंबर 1, उचित न्याय प्रक्रिया द्वारा। ये जब भी कोई केंद्र या राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो इस विवाद का समाधान करने के लिए न्यायपालिका द्वारा, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा निर्णय करने की व्यवस्था है हमारे देश के अंदर। ठीक है, और जो निर्णय न्यायपालिका देती है वो माना जाता है। दूसरा है संसाधनों का बंटवारा करके। हमने संसाधनों का उचित बंटवारा करने का प्रयास किया है ताकि संसाधनों के लिए लड़ाई ना हो, संसाधनों के लिए झगड़े ना हो। इसी तरह से शक्ति संतुलन एक व्यवस्था है हमारी व्यवस्था में कि शक्ति के बीच में संतुलन बना रहे, और संतुलन हमने कैसे बनाया है, शक्तियों का विभाजन करके। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र को सौंप दिए, और जो राज्य स्तरीय क्षेत्र स्तर के विषय हैं उन्हें हमने राज्यों को सौंप दिए, और जो दोनों से संबंधित, दोनों के महत्व के विषय हैं उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिए। तो ये शक्ति संतुलन है। तो इस शक्ति संतुलन की वजह से ही केंद्र राज्य के बीच में, संबंधों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, तालमेल बना रहता है। इसमें चौथा प्रमुख जो कार्य हमने किया है वो है प्रमुख संसाधनों में संशोधनों में राज्य की सहमति है। संशोधन, हमारे संविधान में संशोधन भी होते हैं, अब तक लगभग 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें राज्य की सहमति लेना बहुत जरूरी है। मतलब इन संशोधनों को सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कर सकती। जब हम संशोधन वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि संशोधन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हुए होते हैं। संशोधन में बदलाव होता है संविधान के अंदर, एक प्रक्रिया है संविधान में कुछ एडिट करने की, कुछ नई चीज जोड़ने की या कोई चीज हटाने की। लेकिन अगर कोई बड़ा बदलाव करना है तो राज्यों की सहमति लेनी होगी, आधे राज्यों की सहमति कम से कम चाहिए। तो ये भी शक्ति संतुलन बनाया गया है। 5वां है राज्यों का निर्माण भी किया जाता है एज पर नीड, आवश्यकता के अनुसार।
हमने देखा है कि जब जब हमारे देश के अंदर किसी बड़े राज्य में अलग राज्य बनाने की कोई मांग उठती है तो फिर हम उस मांग को सम्मान देते हैं और एक नया राज्य बना देते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया है, पंजाब से हरियाणा बनाया है, बहुत पहले बन गया था 1966 में, है ना। बिहार से झारखंड बनाया है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया है और हाल ही में सबसे बाद में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया है। तो राज्यों का निर्माण करके भी आवश्यकता पड़ने पर, ऐसे नहीं कि कभी भी राज्यों का निर्माण कर दो, कभी बड़े राज्यों को तोड़ दो, ऐसा नहीं। यदि उसकी कोई आंदोलन चल रहा है, कोई लंबी समय से मांग चल रही है और वो करना जरूरी है, तब जाकर राज्य भी बना दिया जाता है, नया राज्य भी बना दिया। तो इस तरह से राज्य और केंद्र के संबंधों में समन्वय या तालमेल बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि हमारी संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। इसके अतिरिक्त चौथा जो पार्ट है, जो अभी संशोधन वाली बात आ रही थी, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा भी हमने भारतीय संघवाद को एक तरह से मजबूत बनाने का काम किया है ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में ये व्यवस्था है कि जब कभी जरूरत पड़ेगी संविधान के अंदर कोई परिवर्तन करने की, कोई नई चीज जोड़ने की या कोई पुरानी चीज हटाने की, तो ऐसा किया जा सकता है। हमारी संसद ऐसा करने में सक्षम है। 368 अनुच्छेद 368 उसे यह अधिकार देता है। लेकिन इस संशोधन कार्य को करने की जो प्रक्रिया है वो 3 भागों में बांट दी गई है। उसके 3 भाग होते हैं मुख्य तौर से। पहला है साधारण बहुमत से संशोधन, ठीक है, साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से बदलाव कर दिए जाते हैं। जैसे किसी राज्य का, नए राज्य का निर्माण करना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, तो वो साधारण बहुमत से हो जाता है। यानी कि जो भी संसद के अंदर उस समय प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उनका हम साधारण बहुमत ले लेते हैं। मान लीजिए लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं और उनमें से मौजूदा उस समय 400 लोग बैठे हुए हैं, तो हमें कितने चाहिए? उन 400 लोगों का बहुमत चाहिए। 201 पर वो संशोधन पास हो जाता है। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर जाएंगे तो राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं का बहुमत ले लिया जाएगा और वो संशोधन दोनों सदनों से होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और वो अपनी अंतिम सहमति उसको दे देते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है 2/3 बहुमत से। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं उनका 2/3 चाहिए, तभी जा करके वो बहुमत हो सकता है। और ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है 2/3 बहुमत जुटाना किसी भी सरकार के लिए। मान लीजिए वहाँ 543 सदस्य में से 500 लोग बैठे हुए हैं या 520 लोग बैठे हुए हैं, तो फिर 2/3 चाहिए हमें उसको, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तीसरी जो प्रक्रिया है वो है विशेष बहुमत से संशोधन या विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं इसको। विशेष बहुमत, ये विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 संसद के दोनों सदनों के का 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए, प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन भी उस संशोधन के साथ होना चाहिए, तभी वो संशोधन माना जाएगा। मान लीजिए वर्तमान में अब हमारे यहाँ पर 28 स्टेट हैं और केंद्र सरकार कोई संशोधन करना चाहती है, तो पहले तो वो संशोधन 2/3 बहुमत से संसद द्वारा पास हो, और यदि वहां से पास हो जाए फिर ये कम से कम सभी स्टेट्स के पास जाएगा, और उन सभी स्टेट्स में से कम 28 में से 28 स्टेट है वर्तमान में, तो 28 में से 14 स्टेट
की जो विधानसभा है वो उस संशोधन पर अपनी सहमति दे देंगी, तभी वो संशोधन माना जाएगा। तो इस तरह से कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी मनमानी ना करें और वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करके एक दूसरे की शक्तियों को हड़पने का काम ना करें, इसलिए हमने अपनी इस संशोधन प्रक्रिया को इस तरह से बनाया है। तो इससे भी भारत के संघवाद के कार्य करने का पता चलता है कि कैसे भारत का संविधान और भारत का संघवाद काम करता है। इसके अलावा पांचवा हमारा जो मुख्य कदम है अपने भारतीय संघवाद को चलाने के लिए जो हमने कदम उठाया है, उसके कार्य को सुचारू बनाने के लिए वह है भाषा नीति, लिंग्विस्टिक पॉलिसीज को हम कह सकते हैं। तो इस भाषा नीति के तहत भी हमने भारत की एकता को, अखंडता को मजबूत बनाया है और अपने भारतीय संघवाद को भी मजबूत बनाया है। भाषा नीति क्या है, इसकी मोटी मोटी 3-4 बातें हम यहाँ पर बस समझेंगे। पहला कि हमने कोई नो नेशनल लैंग्वेज हैज बीन अडॉप्टेड, मतलब किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि हिंदी की बात चलती है कि भाई हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं। ये इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि इसके ऊपर विवाद था। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया जा रहा था तो इस पर विवाद था। कुछ नहीं चाहते, दक्षिण भारत के कुछ राज्य ऐसे थे कि इस निर्णय से सहमत नहीं थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। दूसरा, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है, मतलब राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है राजभाषा, मतलब भारत सरकार के कार्य की या भारत सरकार का जो कामकाज है उसकी भाषा, राजभाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी को हमने राजभाषा घोषित किया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है ना। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण भाषा नीति का हमारा आधार स्तंभ है वह है कि प्रमुख 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन ये भी आता है 1 नंबर का कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है, 22। क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि हिंदी को छोड़कर कितनी अन्य भाषाओं को मान्यता दी हुई है, 21। इसी तरह से अगला भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को कौन सी सूची में शामिल किया गया है, तो वो 8वीं अनुसूची है। इस तरह से हमने अपने संविधान में अपनी संघ व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कुछ व्यवहारिक कदम भी हमने उठाए हैं और इस तरह से हमारी संघ व्यवस्था काम करती है। अब ये जो इसमें ये प्रश्न तो आपका ये पॉइंट्स हैं, ये बनते ही हैं। इन पॉइंट्स को ही आप बताएंगे किस तरह से भारत का ये संघ व्यवस्था कार्य करती है, लेकिन इसके अंदर जो और भी छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 1 नंबर के, वो सब मैंने आपको इसमें डिटेल में जो है आपको समझा दिए है। अब हम इसमें खास तौर से जो विकेंद्रीकरण वाला पोर्शन है, जो इसका विकेंद्रीकरण वाला पोर्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। और इस विकेंद्रीकरण जो वाली व्यवस्था है इसको हम स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। विकेंद्रीकरण नाम से स्पष्ट है, केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां राज्यों अथवा स्थानीय शासन या स्थानीय संस्थाओं को सौंपना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो हमने केंद्र से कुछ शक्तियां राज्यों को लेके दी और राज्यों से कुछ शक्तियां हमने स्थानीय सरकार को दी। तो भारत के अंदर 1992 में स्थानीय शासन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 1992 में देश के अंदर 73वां और 74वां संशोधन हुआ। एक नंबर क्वेश्चन भी आते हैं, 73वां 74वां संशोधन कब हुए, 92 में हुए थे। 73वां संशोधन जो ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से संबंधित है, ग्रामीण से।
और 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित। इस संशोधन ने की कुछ प्रमुख लक्षण हैं या विशेषताएं हैं, ठीक है, जो 1992 के बाद ही उत्पन्न हुए, उससे पहले नहीं थे। पहला क्या है कि 1992 के बाद जो 73वां संशोधन हुआ, उसने ग्रामीण क्षेत्रीय या ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरह से अब स्थानीय सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्थानीय वो भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। नंबर 1, क्योंकि उनका संविधान में अब जिक्र है, संविधान में उनकी व्यवस्था है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो ग्रामीण स्थानीय शासन है वो त्रिस्तरीय है, 3 टायर है। हमने ऊपर डिस्कस कर लिए 3 टायर उसके, है ना, जिला परिषद यहाँ डिस्कस किए थे ऊपर, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर हैं, 3 टायर सिस्टम है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, निश्चित समय अथवा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव अनिवार्य कर दिए गए हैं। इससे पहले 1992 से पहले ऐसा नहीं था, जरूरी नहीं था चुनाव हो या ना हो। चुनाव 5 साल की बजाय 2 साल में भी हो जाते थे और 5 साल की बजाय 10 साल में भी हो जाते थे, तो कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी। लेकिन 73वें संशोधन द्वारा और 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारों का कार्यकाल 5 साल का निश्चित कर दिया गया। जैसे केंद्र सरकार का 5 साल है, राज्य सरकार का 5 साल है, वैसे ही पंचायतों का भी कार्यकाल 5 साल है। चाहे पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या फिर नगर निगम, नगर पालिका, कोई भी संस्था। तीसरी इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वह है महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। 1/3 रिजर्वेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू वुमेन, मतलब महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व दिया गया है। जितनी भी सीट हैं स्थानीय शासन की, चाहे वो शहरी शासन हो या फिर वो ग्रामीण हो, उसमें 1/3 सीटें 1/3 1/3, इसको हम 33% भी कह सकते हैं, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि फरीदाबाद वार्ड नगर निगम है, अगर इसमें 40 वार्ड हैं तो इन 40 वार्ड में कम से कम 1/3 को मतलब 13 जो है महिला पार्षद जरूर चुनी जाएंगी। तो इससे महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ, एक तरह से महिलाओं को शक्तिशाली बनाया गया है। दूसरा SC/ST, चौथा है SC/ST को भागीदारी दी गई है, मतलब उनको भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, उनमें SC/ST का कोई सदस्य हो जरूरी नहीं था, लेकिन अब जरूरी अनिवार्य है। जितनी उनकी जनसंख्या है उस अनुपात में सीटें रिजर्व कर दी जाती है। 5वां है कि राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमारे यहाँ एक जैसे कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, जिसको हम केंद्रीय चुनाव आयोग कहते हैं, उस चुनाव आयोग की तरह ही, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरह राज्यों के चुनाव आयोग भी स्थापित कर दिए गए हैं और इनका काम है स्थानीय सरकारों का चुनाव करवाना। मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो संस्थाएं, जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज, उनका चुनाव, चाहे पंचायत हो या नगर निगम। छठा जो इसका महत्वपूर्ण जो लक्षण है स्थानीय शासन का, वह है स्थानीय सरकारों को वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे बड़ी हो या छोटी, बिना धन के तो वो काम कर नहीं सकती, तो धन की व्यवस्था भी की गई है। मतलब अब राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी समय समय पर स्थानीय सरकारों को एड दी जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है, और इसके साथ स्थानीय सरकारों को, यानी ग्राम पंचायत या नगर निगम वगैरह को, अब कुछ टैक्स लगाने के भी अधिकार दे दिए गए, है ना, ताकि वो अपने खर्चे चला सके। तो इस तरह से स्थानीय
शासन में बदलाव आए हैं 1992 के बाद 73 में और 74 में संशोधन द्वारा। ये स्थानीय शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, चाहे वो 1992 से के संबंध में पूछेगा या ये पूछ सकता है कि भाई 1992 से पहले और बाद की स्थिति बताइए। तो पहले यहाँ जो लिखोगे 1992 से पहले और ये बाद, तो बाद में सारी चीज़ लिख दोगे और पहले में ये सारी चीज़ें नहीं थी, इनका उल्टा लिख दोगे, है ना। त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं थी, दो स्तरीय थी, निश्चित कार्यकाल नहीं था, महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था, SC/ST के लिए कोई आरक्षण नहीं था, उसमें सब नहीं था, है ना। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण, इस चैप्टर के अंदर एक और महत्वपूर्ण जो है टॉपिक रह जाता है, वो रह जाता है कि भारत और बेल्जियम के संबंधों की तुलना, संघों की तुलना करनी है हमें, कि क्योंकि भारत में भी संघ है और बेल्जियम में भी संघवाद है या संघीय सरकार है, और दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों होल्डिंग टुगेदर वाले संघ वाले देश हैं, है ना। जबकि अमेरिका और जैसे देश हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका जैसे देश हैं, वो जो है कमिंग टुगेदर वाले संघ है, लेकिन भारत और बेल्जियम जो है वो और स्पेन ये कैसे हैं, ये हैं होल्डिंग टुगेदर वाले संघ। तो इन दोनों में कुछ, दोनों की तुलना करनी है, तुलना क्या है, तो इनमें कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। समानता तो यही है कि भारत और बेल्जियम के संघों में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया गया है, जबकि जो कमिंग टुगेदर वाले संघ हैं उनमें दोनों की शक्ति समान होती है, राज्य सरकार भी समान शक्ति प्राप्त होता है और केंद्र सरकार भी, लेकिन भारत में और बेल्जियम में केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है। इनमें असमानता क्या है, असमानता यह है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार पाई जाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ 3 कम्युनिटीज़ हैं भाषा के आधार पर, डच, फ्रेंच और जर्मन। उन तीनों की भी स्थानीय सरकारें होती हैं जो वो सिर्फ उस कम्युनिटी से संबंधित कार्य करती हैं, लेकिन भारत में कम्युनिटी से संबंधित कोई भी सरकार नहीं है कि जो किसी भी जो है किसी तरह से किसी समुदाय के लिए काम करती हो, बल्कि यहाँ पर स्थानीय सरकार है जो सभी समुदायों के लिए काम करती है। तो भारत में स्थानीय सरकार है जो सभी समुदायों के लिए काम करती है, लेकिन बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है तीसरे स्तर पर, है ना, जो समुदायों के लिए ही काम करती है। डच गवर्नमेंट है जो वो डच बॉडी है, वो डच के लिए करेगी, फ्रेंच के लिए करेगी, जर्मन। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर लगभग इसका सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।